इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है वाक्य। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कि अगर हम इसको इंग्लिश की बात करें तो इसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अगर वाक्य का पूरा डिटेल विवरण जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले वाक्य क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। अर्थात पदों या शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल पर आते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। भारत एक देश है, यह हमारा सार्थक क्रम में शब्द जुड़ा है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थात भारत एक देश है। अगर हम इसको सार्थक क्रम में ना लिखकर देश एक भारत है तो हमारा वाक्य नहीं होगा। तो सबसे पहले वाक्य या पद को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ही हमारा अर्थ निकलेगा, और जब अर्थ निकलेगा तो इसी को हम वाक्य कहते हैं। इसके दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो हम उद्देश्य और विधेय को भी पूरा डिटेल समझते हैं। इससे वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे उद्देश्य कहा जाएगा, अर्थात वाक्य में जो कार्य करेगा उसे हम उद्देश्य कहेंगे। और जब उद्देश्य यानी जो कार्य कर रहा है उसे हम उद्देश्य तो कहेंगे, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसे हम विधेय कहेंगे। अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है वह विधेय है। अगर हम इसे एक भाषा में समझेंगे तो वो होता है कर्म। अगर हम इसको उदाहरण पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो हमारा यहाँ काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा उद्देश्य। और वह क्या कर रहा है? रावण को मार रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा विधेय। और मारना मतलब होता है कि क्रिया। तो अगला है कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार हैं? के प्रकार की बात करें तो हम इसको सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। और जो अर्थ के आधार पर है उसको भी हम उसमें 8 प्रकार में बांटते हैं। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। जो इसमें हमारा अगला भाग था व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, तो वह हमारा 3 प्रकार होता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। आधार पर जो पहला था विधानवाचक वाक्य, हम उसको पहले समझेंगे कि विधानवाचक वाक्य होता क्या है। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें अर्थात या जो हमारा विधानवाचक होता है इसमें सार्वभौमिक सत्य पाया जाता है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर वह इनडायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ होता था तो हम उसको इनडायरेक्ट में नो चेंज करते थे। ठीक उसी प्रकार हमारा विधानवाचक वाक्य है जिसमें हमको सार्वभौमिक सत्य मिलेगा। जैसे उदाहरण देखेंगे तो भारत एक देश है, जो एकदम सार्वभौमिक सत्य ही है। राम के पिता का नाम दशरथ था, बिल्कुल सही है, यह भी हमारा विधानवाचक वाक्य होगा। दशरथ अयोध्या के राजा थे, यह भी हमारा सार्वभौमिक सत्य है। और पर हमारा दूसरे नंबर पर आता है निषेधवाचक वाक्य। तो हम जानेंगे निषेधवाचक वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों से किसी कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ जो हम नहीं देख लिए या तो निगेटिव या नकारात्मक भाव प्रकट करता है तो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि मैंने दूध नहीं पिया, तो यह हमारा निषेधवाचक वाक्य है। मैंने खाना नहीं खाया, यह भी हमारा निषेधवाचक वाक्य है, जो बिल्कुल सही तरह से समझ में आ रहा है। हर पर हमारा तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। यह बहुत सिंपल है। अर्थात सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। सबसे आसान बात यह होती है कि प्रश्नवाचक में हम सबसे पहले आप प्रश्नवाचक का चिन्ह देख लिए तो वह हमारा
प्रश्नवाचक कन्फर्म होता है, अर्थात कुछ अपवाद भी हैं। इसके एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं। तो अब भारत क्या है, अर्थात हम इसमें देख रहे हैं कि चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगर चिन्ह नहीं होगा तो क्वेश्चन हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। इससे यह बात तो पता चलता है कि अगर चिन्ह नहीं तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं। तो राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं, अर्थात इसमें क्या, कौन, कहाँ भी शब्द आते रहेंगे और चिन्ह भी उपयोग किया रहेगा, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर हैं। आधार का यह चौथा नंबर है विस्मयादिवाचक वाक्य। एक प्रश्नवाचक और एक विस्मयादिवाचक बहुत ही आसान होता है। इसको हम दोनों को हम चिन्ह से ही समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य है। विस्मयादिवाचक अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक का एक पाई और इसके नीचे एक बिंदी होता है। या अगर हम इसको डिफिनीशन की बात करें तो वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात अगर एग्जाम्पल पर देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम चिन्ह से ही पहचान लेंगे। ओह कितनी ठंडी रात है, यहाँ पे जो ओह के बाद जो चिन्ह प्रयोग किया गया है यह हमारा विस्मयादि कब बोध करा रहा है। बल्ले हम जीत गए, यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। अगर चिन्ह नहीं तो विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं। आ कितना सुंदर उपवन है, तो यहाँ भी चिन्ह आ के बाद लगा है, तो इससे हम आसानी से पता कर पा रहे हैं कि इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य है। आधार पर आज्ञावाचक वाक्य हमारा 5वें नंबर पर आता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है या विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इसमें हमें आज्ञा दी जाती है या हम किसी को आज्ञा देते हैं, वह हमको भाव से ही पता चलता है। तो इसको हम उदाहरण से देखेंगे। कृपया बैठ जाइए, यहाँ पर हम एक दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं और हमारा यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा शांत रहिए। इसमें भी हम आज्ञा दे रहे हैं। कृपया शांति बनाए रहें, यहाँ पर हम किसी से निवेदन कर रहे हैं या आज्ञा कोई हमको दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। पर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें अधिकतर आशीर्वाद वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पर अगर हम देखेंगे तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, अर्थात किसी को हम आशीर्वाद देते समय यह भी कहते हैं कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, अर्थात इसमें आशीर्वाद की भावना आ रही है। नववर्ष मंगलमय हो, यहाँ पर भी हम किसी को बधाई दे रहे हैं या तो फिर हम आशीर्वाद भी कह सकते हैं। पर आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत का मतलब यह, तुम, वे, हम, अर्थात यहाँ पर जैसे संकेत की भावना आती है। तो उदाहरण देखेंगे तो राम का मकान उधर है, अर्थात हमें संकेत दे रहा है कि वह चीज़ उधर है, यह चीज़ उधर है। दूसरा है सोनू उधर रहता है, तो इसमें हम पूरा देख रहे हैं कि संकेत का ही भावना दिखा रहा है। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं। पर आता है संदेहवाचक वाक्य। या हमारा अर्थ के आधार पर यह लास्ट होता है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें हमको यह कन्फर्म नहीं हो पाता कि होगा या नहीं होगा, अर्थात उदाहरण देखेंगे क्या वह यहाँ आ गया, अर्थात अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि आया है या नहीं। दूसरा है क्या उसने काम कर लिया, इसमें भी संदेह बना है काम किया होगा या नहीं किया होगा। तो यहाँ भी हम इसे संदेहवाचक वाक्य को आसानी से ही समझ पा रहे हैं और पहचान भी लेंगे। आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटे थे। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम इसमें साधारण वाक्य का डिटेल पूरा दिखाएंगे या बताएंगे। तो हम साधारण वाक्य को शुरू करते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है और उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। और हमने विधेय बता चुका था, बताया था कि कर्म या क्रिया जिसमें हमें एक ही क्रिया देखने को मिले उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं।
अगर हम उदाहरण पर देखें तो मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, तो सिंपल इसमें एक ही काम कर रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं या तो भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार हम इसे साधारण या सरल वाक्य समझेंगे या पकड़ लेंगे और क्वेश्चन को हम बिल्कुल सही कर पाएंगे। के आधार पर हमारा संयुक्त वाक्य दूसरे नंबर पर आता है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चयबोधक वाक्यों से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात इसमें दो वाक्य होंगे और वो दोनों सार्थक क्रम में होंगे तभी तो वाक्य होंगे, और हम उनको एक योजक शब्द द्वारा एक कर लिया जाएगा। पहला प्रधान होगा, दूसरा उसका उपप्रधान होगा। और एक चीज़ इसमें और कि दोनों एक दूसरे से दोनों वाक्य हमारे पूरे होते रहेंगे। जैसे अगर इसमें योजक शब्द की बात करेंगे तो सबसे पहला इसीलिए, अगर वाक्य में इसीलिए शब्द कहीं बीच में दिखता है तो हम और आसानी से समझ पाएंगे कि वह हमारा संयुक्त वाक्य है। दूसरे पर और बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, या, परंतु, फिर, किंतु, यह सब योजक शब्दों को हम देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य हैं। उदाहरण पर आता है सबसे पहले नंबर पर, वह सुबह गया और शाम और आया तो संयुक्त, शाम को लौट आया। बाकी इसमें देखेंगे वह सुबह गया एक वाक्य हमारा पूरा हो गया, दूसरा शाम को लौट आया, या मतलब दोनों वाक्य हमारा पूरा हो चुका है। प्री बोलो पर भी देखे तो संयुक्त वाक्य, पहले देखे तो दोनों, पहला प्रधान और दूसरा उप प्रधान। इसकी तलाशी लो और आया तो संयुक्त वाक्य, करो या मरो या आया तो संयुक्त वाक्य। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई और आया तो संयुक्त वाक्य। मैं वहां पहुंचा और आया तो संयुक्त वाक्य। तुरंत घंटा बजा। मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर या तीसरे नंबर पर आता है, और या रचना के आधार पर लास्ट भी होता है मिश्र वाक्य और या मिश्रित वाक्य। यह एग्जामों में बहुत अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको हम और आसान बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थात इसमें जो पहला वाक्य होगा वह दूसरा वाक्य इस पर आश्रित होगा, अर्थात पहला प्रधान होगा तो दूसरा उप आश्रित प्रधान होगा। इसमें भी योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह बहुत हैं। यथार्थ या मिश्रा मतलब मिश्रा जिसके से पहचान लेंगे जहाँ जा जी जिसको कुछ भी आए जहाँ वहाँ, तो इसको हम मिश्रित वाक्य में लाते हैं। इसको सबसे पहले योजक शब्द भी देख लेंगे, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो। इतना हमारा योजक शब्द होता है। आते हैं हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण इसमें आश्रित और प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजक शब्द आप भूल सकते हैं लेकिन यह परिभाषा से नहीं भूलेंगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें हम योजक शब्द तो देख पा रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले उदाहरण के भाव से इसको पहचानेंगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। अर्थात जो पास नहीं होगे वह हमारा पहले पर डिपेंड है, परिश्रम पर, तो इसमें हमारा मिश्रित वाक्य आता है। मैं जानता हूँ कि आया तो मिश्रित वाक्य, लेकिन इसमें जो आश्रित है वह तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं। मैं जानता हूँ मतलब वह जानता है, मतलब इस पे आश्रित है, उसके अक्षर अच्छे नहीं हैं। जो लड़का है वह छोटा है, तो इसमें भी हम देख लें जो आया तो मिश्रा जी, या जहाँ से जा हुआ मिले वही हमारा मिश्रित वाक्य होता है। या वही बच्चा है जिसको जा मिला तो मिश्रित। बाकी यह भी देख लेंगे कि दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है। जो गरीबों, जो आया तो भी मिश्रित। गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। वह मुझसे कहता है कि जो या बहुत ही बार आता है, तो इसको हम याद रखेंगे, या तो हम इसको भाव से समझ लेंगे, या तो हम इसको पहला वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य उप प्रधान होता है, या भी हम आजमा लेंगे, ट्रिक से पकड़ लेंगे। और यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जा चुका है।